हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम आपको पढ़ाएंगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी का नाम तो सुना ही होगा कूलम्स लॉ के लेक्चर में। तो आज उसी परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेंगे, एकदम बढ़िया से फील ले लेंगे और उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल धुआं धुआं कर देंगे। अब कई लोग ये बोलते हैं कि लक्ष्य बैच में ऐसा एक्सक्लूसिव क्या है जो कि यूट्यूब पे नहीं है। तो आज देखना, परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट को एकदम नए तरह से बताएंगे, झूम जाओगे। साथ ही साथ एक एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट आज लक्ष्य बैच में हम पढ़ाएंगे जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। नाम सुना है? इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसका एक अच्छा सा न्यूमेरिकल धुआं धुआं करेंगे। तो तैयार हैं आप? ऐसे नहीं, पॉजिटिविटी के साथ तैयार हैं आप? तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। अच्छा, मैंने आपसे एक बात कही थी कि अपने फिजिक्स वाला ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कर लो। अगर आप अपडेट कर लोगे तो हम आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दे पाएंगे, ताकि आप लोअर वीडियो क्वालिटी में भी वीडियो को देख सको और अपने इंटरनेट डेटा पैक की बचत कर सको। पर अभी तक कई बच्चों ने अपना फिजिक्स वाला ऐप अपडेट नहीं किया है और इसी वजह से हम अपनी तरफ से वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन पुश नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द सभी बच्चे गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, फिजिक्स वाला ऐप को अपडेट करें। वहां अपडेट का ऑप्शन ना हो तो अपने मोबाइल से फिजिक्स वाला ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और वापस फिर से इंस्टॉल कर लें। इससे वो अपने आप अपडेट हो जाएगा। जब बैच के सभी बच्चे इसको अपडेट कर लेंगे तभी हम अपनी तरफ से आपको वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन दे पाएंगे। ठीक है, अभी हमने अपनी तरफ से पुश नहीं किया, अभी किसी को नहीं मिला है। तो आज रात तक डेफिनेटली या कल सुबह तक डेफिनेटली हम वीडियो क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आपको दे देंगे। साथ ही साथ हमारी टीम दिल जान से मेहनत कर रही है कि आपको एक और फीचर दें, दैट इज वॉच ऑफलाइन, ताकि आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सको, इसको 1 बार 2 बार 10 बार इंटरनेट पैक, इंटरनेट डेटा बंद करके देख सको बिना इंटरनेट के। और डाउनलोड करने में भी ऑप्शन मिलेगा कि किस क्वालिटी में डाउनलोड करना है, 200 MB का, 400 MB का, 800 MB का, अपनी श्रद्धा अनुसार डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो फीचर भी बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। अच्छा, कई लोग लाइव लेक्चर के लिए परेशान हैं, तो हमारी टीम लगी हुई है कि जल्द से जल्द लाइव लेक्चर को रिज्यूम करें। मीनवाइल आप नेगेटिविटी में ना पढ़ो। मैंने कई बार बोला है, रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल है 12th बोर्ड में 95% स्कोर करना, जेई मेंस में अच्छी रैंक लाना, नीट में अच्छी रैंक लाना। तुम उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ दिन के लिए रास्ता बदला है, रिकॉर्डेड लेक्चर पे हम आए हैं, लाइव क्लासेस के लिए दिलजान से मेहनत चल रही है। आपने देखा है टेक्निकल इशू हो रहे हैं, मेरी उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें। तो यस, माय नेम इज अलग पांडे एंड दिस इज योर नॉट सो ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले आज का गोल, टुडेज गोल, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और सवाल करेंगे। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, एक्सक्लूसिव फॉर लक्ष्य बैच स्टूडेंट्स। शुरू करें। सबसे पहले आया परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। छोड़ो इसको, मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में सेपरेशन है R, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी? सभी लोग साथ में बोलेंगे F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R। भाई इसमें ये तो समझ में आता है कि Q1 Q2 जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स उतनी ज्यादा, नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। ये भी समझ में आता है कि R जितना बड़ा होगा, यानी चार्जेस जितने दूर रखे होंगे, R जितना बड़ा होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। जितनी दूर चार्ज होंगे उतना कम इंटरैक्ट करेंगे, फोर्स कम। ये K क्या है बच्चों? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये किस पे डिपेंड करता था? मीडियम पे, यानी मीडियम का भी कुछ रोल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। इसी K की वैल्यू जो होती है हमने बताई भी थी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। आज का हमारा लेक्चर इसी को समर्पित है, एप्सिलॉन को। इसी को बोलते हैं बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसकी वैल्यू कहां से डिसाइड होती है? मीडियम से डिसाइड होती है।
यानी इस k की जगह हम ये टर्म भी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि एप्सिलॉन या परमिटिविटी जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम होगी। यानी मीडियम की एक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर देती है। परमिटिविटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी कम। अब ऐसा क्यों होता है, ये कैसी प्रॉपर्टी है, इसको समझते हैं। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, अदरवाइज आप पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के नीचे मिलेगा खूबसूरत से पीडीएफ नोट्स। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लिया। चलो अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है ना? फोर्स क्यों कम होती है, क्या कहानी है। मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बच्चों इनके बीच में कोई एक इंटरैक्शन होगा ना, जिसकी वजह से फोर्स लग रही होगी, है ना। इनके बीच में एक इंटरैक्शन होगा, ऐसा ऐसे इमेजिन कर सकते हो, कुछ इंटरैक्शन हो रहा है इनके बीच में, इंटरैक्शन बिटवीन चार्जेस। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो ये इंटरैक्शन तक फालतू बात है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक इंटरैक्शन होता है। अब जब मीडियम इनके बीच में आएगा तो उस इंटरैक्शन को कुछ रोकेगा ना। देखो यहां से इंटरैक्शन होना चाहा, इसमें कुछ कम हो गया, यहां से होना चाहा, इसमें कुछ कम हो गया, यहां से होना चाहा, इसमें कम हो गया। तो मीडियम ना इनके बीच का जो इंटरैक्शन है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रेजिस्ट करता है। मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन या रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आगे पढ़ेंगे। और यही जो मीडियम की प्रॉपर्टी है कि इनके बीच के इंटरैक्शन को रेजिस्ट करने की, इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यानी हर मीडियम की ये प्रॉपर्टी है कि वो चार्जेस के बीच का जो इंटरैक्शन है जिसकी वजह से फोर्स लग रही थी, है ना, ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होना चाहेंगे पर मीडियम रोक लेगा। देखो अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं पर मीडियम क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को, जिस फोर्स से दोनों अट्रैक्ट होते हैं उसको रोक रहा है। इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब यहां बहुत जाहिर सा सवाल है कि ये रेजिस्टेंस क्यों होता है सर, ऐसा क्या है, बीच में कोई सामान तो नहीं रखा है सर, वैक्यूम है, पानी है, ऐसा क्या है, क्या है, लड़ जा रहा है, हो क्या रहा है, क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है, समझेंगे, इसको नोट करो। अब इतना समझते हैं परमिटिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन या रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम नए तरह से बता रहा हूं, रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों अट्रैक्ट होना चाहते थे, इसने कुछ रोक लिया, थोड़ा सा कम कर दिया इनके बीच का इंटरैक्शन। कैसे कम किया वो देखते हैं, इसको नोट कर लो पॉज करके। अरे देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, नोट कर लिया, मिटा दे मिटा नहीं सकते, बढ़ा दे। चल, हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरैक्शन। अरे भैया कैसी हैंडराइटिंग लिखा है, हाउ मीडियम रेजिस्ट द इंटरैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रेजिस्ट करता है मीडियम, इसकी वजह से पोलराइजेशन। अरे हटाओ, अभी समझ में नहीं आया, कैसे रेजिस्ट करता है, कैसे रोक लेता है फोर्स को, कैसे कम कर देता है, समझते हैं। ये मानो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अब इनके बीच में होगा इंटरैक्शन ऐसे, ठीक है, इमेजिनरी। इसको और अच्छे से अगर समझें तो ये देखो, ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। अभी सिर्फ इतना रट लो, पॉजिटिव से कुछ होता है नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंटरैक्शन है ये इनके बीच का। फिर क्या हुआ, हम इसके बीच में एक मीडियम लेके आए, ये मीडियम आ गया। अच्छा, इस मीडियम में क्या होगा, एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या इस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस मीडियम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी तरफ खींच लेगा, यानी इस तरफ थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। ये पॉजिटिव ने क्या किया, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचा, मीडियम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ आके यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। ये इसको आप ये भी समझ सकते हो, हम क्या बोलते थे इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इंड्यूस्ड चार्ज। याद आ गया। सिमिलरली इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो डेफिनेटली ये साइड थोड़ी सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं यहां से। ये भी क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज।
तो मीडियम के अंदर हो जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब पोलर हो जाना, यानी दो पार्ट में बट जाना। जो मीडियम पहले न्यूट्रल सा था वो पोलराइज हो गया है, अभी भी न्यूट्रल बट पोलराइज हो गया, चार्जेस सेपरेट हो गए हैं। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन भाग गए और उस तरफ इलेक्ट्रॉन कम तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, हमने आपको अभी बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा। अब ध्यान से देखो, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी कि नहीं? ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की, मीडियम के अंदर जो इंड्यूस्ड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ऐसे बनेगी कि नहीं? ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड थी चार्जेस की, मीडियम आया, मीडियम के अंदर पोलराइजेशन हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज बने। पोलराइज मतलब पोलर हो जाना, पार्ट में टूट जाना, तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, पॉजिटिव इधर। और मीडियम के अंदर अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों? ये रेड वाली जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी? रेड वाली। और ये क्या कर रही है? एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, और इसी तरह से एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। भाई इसको काटने आ गया है, इंटरैक्शन को कम करने आया है। तो यही तरीका होता है, इसी तरीके से ये रेजिस्ट करता है इंटरैक्शन को, ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। फील हो गया, दो चार्जेस थे, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी, बीच में मीडियम चला आया, मीडियम में क्या हुआ? पोलराइजेशन हुआ, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई जो कि ओरिजिनल को अपोज की, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटरैक्शन या फोर्स कम हो गई। बोलो फील हो गया? नहीं हुआ सर। तो इसके लिए एकदम एक फालतू सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी तुरंत समझ चमकने लगे तो मजा आ जाएगा। देखो सुनो, इस तरफ भाई पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव। यहां तक सबको समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज है तो मीडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे तो इस तरफ जो टोटल चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाएगा ना भाई। यहाँ पॉजिटिव है, क्या आ गया? पॉजिटिव है, क्या आ गया? नेगेटिव। तो ओवरऑल ये चार्ज थोड़ा कम हो गया, यानी Q1 की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लो ये 5 कूलम था, यहाँ -1 आ गया, तो कितना हो गया? 4 कूलम। सिमिलरली यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ भी टोटल चार्ज कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था, इसमें पॉजिटिव मिलेगा तो ये थोड़ा कम। तो Q2 की वैल्यू भी कम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड है ना। ये चार्ज भी कम, ये भी चार्ज। अगर दोनों चार्ज कम हो गए तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से फोर्स भी कम हो जाएगी, बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 बटे r²। फोर्स दिख रही है सीधा सीधा आपको कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से समझ लो, पोलराइजेशन समझना पड़ेगा कि मीडियम आया, मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे इधर पॉजिटिव चार्ज देगा, भागा, इधर जब भागा तो यहाँ पे अपने आप पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर नेगेटिव। ओवरऑल यहाँ का चार्ज कम हो गया, ओवरऑल यहाँ का चार्ज भी कम हो गया। पढ़ा नहीं? नेगेटिव में पॉजिटिव मिला, कम। जब दोनों तरफ चार्जेस कम होंगे तो फोर्स तो कम होगी ही होगी। तो एक तरीका ये भी था, दोनों नए तरह से मैंने आपको समझाया। फील हुआ? अब समझ में आ रहा है कि मीडियम के आने से फोर्स क्यों रिड्यूस होती है। परमिटिविटी क्या चीज है? रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना। लिख लो, लिख लो, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन ही इसका बेसिक रीजन है। चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो, चाहो तो समझ लो कि चार्ज कम, तो फोर्स क्या हो गई? ओवरऑल कम हो गई। क्लियर है? अब सारे पॉइंट्स को हम समराइज करें। ये वाला फील हो गया, चार्ज कम हुआ तो फोर्स भी कम हो जाएगी, एज Q1 डिक्रीजेस Q2 डिक्रीजेस। जब हम नीचे एरो बनाए तो डिक्रीजेस, ऊपर एरो बनाए तो इंक्रीजेस। अब सारे पॉइंट्स को समराइज करते हैं, नोट कर लो, पॉज करके छाप लिया। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट, मोर इज द रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन। अभी इंटरैक्शन बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ी नहीं है, ब्रैकेट लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोर इज परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी कि इंटरैक्शन को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? पोलराइज होके। कैसे कम करते हैं? फिर से देख लो, पोलराइज होके। मीडियम के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर पॉजिटिव चार्ज, ओवरऑल इधर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, ओवरऑल इधर नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया, दोनों चार्जेस कम हुए, फोर्स भी कम हो गया।
या इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मीडियम आया, पोलराइज हुआ, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, और ये अपोज कर रही ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ओवरऑल जो फोर्स लगेगी वो कम हो जाएगी। फील है बहुत बढ़िया। सो मोर इज रेजिस्टेंस टू इंटरैक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज परमिटिविटी। अच्छा, जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उतनी कम हो जाएगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा फोर्स उतनी कम हो जाएगी। लेसर इज फोर्स। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी या एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर, बताओ किसके लिए मिनिमम होगा, कौन सा मीडियम सबसे कम रेजिस्ट करेगा, वैक्यूम, वहां कुछ है नहीं, इज मिनिमम फॉर वैक्यूम, या इसको किताब में फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और इसको एयर भी लिख देते हैं, बट एक्चुअल में एयर कहना गलत है क्योंकि वैक्यूम और एयर में डिफरेंस होता है, पर एयर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है, पर हम लोग इसको करीब करीब सेम मानते हैं। समझ लो, वैक्यूम में क्या होगा, रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ है ही नहीं, एटम है ही नहीं, तो कोई पोलराइजेशन होगा ही नहीं, तो रेजिस्टेंस सबसे कम हो जाएगा। तो हमने कहा वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम या फ्री स्पेस, एयर में थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि एयर में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, बट फिर भी करीब करीब सेम मानते हैं। कितनी होती है वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। बच्चों नॉट का मतलब देयर इज नो मीडियम, ठीक है। परमिटिविटी की वैल्यू जब भी एयर वैक्यूम के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, जीरो, जीरो लिखते हैं पर नॉट करते हैं, नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है, और ये वैल्यू मिनिमम है, दैट इज 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको निकाल सकते हो भाई, आपने ये पढ़ लिया k = 1/4 पाई एप्सिलॉन। एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए आपको k की वैल्यू हम कई बार बता चुके, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कई बार बताया पिछले लेक्चर में, उसके पिछले लेक्चर में कि वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, एयर के लिए k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई, और अभी क्या लिख रहे हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम की बात कर रहे हैं। आप यहां से पाई की वैल्यू रख के एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट देखो, इसकी उल्टा हो जाएगी, 1 लिखा है ना, जब ये इधर आएगा यूनिट पलट जाएगी, निकाल सकते हैं। क्लियर है, पाई की वैल्यू रखो, एप्सिलॉन नॉट इधर लाओ, यूनिट जाके उधर पलट गई। ये किसके लिए है, वैक्यूम, फ्री स्पेस या एयर, एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, क्योंकि वैक्यूम रेजिस्टेंस कैसे देगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह है नहीं, पोलराइजेशन होगा ही नहीं, सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस वैक्यूम देता है, यानी सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में कहां पे होंगी, वैक्यूम में। कोई भी और मीडियम आया तो फोर्स कम हो जाएगी। अब फील हो रहा है, कोई मीडियम आया तो इलेक्ट्रॉन इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज, पोलराइजेशन आ गया। नोट कर लिया, अगला पॉइंट लिखें, पॉज करके नोट कर लो। टेप लिया, टेप लिया मतलब छाप लिया, छाप लिया। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 3, चले आगे बढ़े। ओके, पॉइंट नंबर 3, फॉर एनी अदर मीडियम, for any other medium the permittivity is greater than that for vacuum या फ्री स्पेस या एयर। बार बार नहीं लिखेंगे ना, वैक्यूम लिख देंगे, इतना तो समझ में आता ही होगा भाई। अब एयर या वैक्यूम में क्या है, मिनिमम है, तो किसी भी और मीडियम की क्या होगी, उससे ज्यादा होगी, यानी हर मीडियम का रेजिस्टेंस जो है वो एयर या वैक्यूम से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करते हैं मीडियम आके, और चार्जेस के इंटरेक्शन को वीक कर देते हैं। ठीक, तो ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ
मीडियम, दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बोलो कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं, एक बार फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं। मैंने क्या बताया कि भाई Q1 Q2 दो चार्ज है, उनके बीच में सेपरेशन R है तो फोर्स ये होती है। फिर मैंने K बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, मैंने कहा था K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फॉर्मूले से ही ये बात साफ साफ दिख रही है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी बड़ी होगी फोर्स उतनी कम होगी। यानी मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर देती है। कमजोर कमजोर कैसे करती है, हमने बताया कि चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन है, ये चार्ज अट्रैक्ट होना चाहते थे, बीच में मीडियम घुस गया बाधा बन के, है ना। जैसे दो लोग होते हैं, बीच में कोई और आ जाता है, समझ गए, तुम्हारे साथ भी हुआ है, कटा है। आ जाओ। तो इसे मीडियम ने क्या प्रोवाइड किया, रेजिस्टेंस टू इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी रेजिस्टेंस को बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है, मीडियम का रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्जेस को इंटरैक्ट नहीं करने देना। फिर मैंने आगे क्या बताया कि ये क्यों होता है, तो क्यों होता है कि मैंने बताया, मान लो दो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ओरिजिनल, फिर मीडियम आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज इधर भी कम हो गया, ओवरऑल चार्ज इधर भी, देखो ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ओवरऑल चार्ज को कम किया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर ओवरऑल चार्ज को कम किया। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, बिना टच किए चार्ज आया, इंड्यूस्ड चार्ज। फिर मैंने बताया ऐसे भी समझ सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगी। इस तरह से रेजिस्ट करता है मीडियम दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, तो चार्ज के कॉन्सेप्ट से या इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़िया से क्लियर है। फिर मैंने पॉइंट्स लिखे कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इंटरेक्शन को, उतनी ज्यादा परमिटिविटी और उतनी कम फोर्स। भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम फोर्स। पहले बताया कि जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो सबसे कम किसके लिए है, वैक्यूम के लिए या फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। तीनों एक ही चीज मानते हैं, जबकि एयर की थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। वैल्यू कितनी है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे आया ये भी बताया, K = 1/4 पाई एप्सिलॉन। K की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए बता चुका हूं, रखा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रख दिया और यहाँ से वैल्यू निकाल ली, यूनिट उधर जाकर देखो ये हो जाएगी। क्लियर है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, नॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई मीडियम नहीं। फिर हमने कहा फॉर एनी अदर मीडियम द परमिटिविटी इज ग्रेटर देन दैट फॉर वैक्यूम। वैक्यूम की मिनिमम है, किसी मीडियम की उससे ज्यादा होगी। यहीं तक पढ़ाया। अच्छा, चौथा पॉइंट, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम, बोलो बोलो, मैक्सिमम इन वैक्यूम ला 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 ला, फ्री स्पेस या फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। इन एनी अदर मीडियम, in any other medium the force is lesser than that in vacuum। तो जो दो प्यार करने वाले हैं प्लस और माइनस, वो कहाँ रहना चाहते हैं, वैक्यूम में, ताकि उनके बीच में कोई भी विलन ना आए, है ना। लड़की के पापा, लड़के के पापा, है ना, और दो और भी विलन होते, कोई विलन ना आए, वो वैक्यूम में रहना चाहते हैं, बढ़िया इंटरेक्शन। वहां पे फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम। किसी भी और मीडियम में जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी एज कंपेयर टू वैक्यूम। सो वी कैन राइट फोर्स इन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स इन एयर। नॉट मतलब कोई मीडियम। फोर्स इन एयर बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम। वैक्यूम में दो चार्ज की फोर्स मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। जैसे ही कोई मीडियम आया, पोलराइजेशन हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हुआ और फोर्स भी कम हो गई। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन सबको पता है, बिकॉज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। 100% क्लियर हुआ इतना? सबसे कम वैल्यू किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन देता है, वैक्यूम। सबसे बढ़िया फोर्स किसमें लगेगी, वैक्यूम। बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, मस्त इंटरेक्शन। जैसे ही कोई मीडियम आया, इंटरेक्शन डिस्टर्ब। जरा वैल्यूज देखते हैं परमिटिविटी की, नोट कर लें इसको पॉज करके। अरे छलका आंखों से प्यार, दिल में बजी गिटार, टूर टू टूर टू टू, सर जी जस्ट शट अप एंड टीच। ये आ गई वैल्यूज। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। 8.85 10⁻⁻12।
फिर एप्सिलॉन ऑफ वाटर देखा हमने 7.12 10 टू द पावर -10, देखो इससे बड़ा हो गया, इससे 100 गुना कम से कम बड़ा है ये, है ना, 10 टू द पावर -10 कम से कम 100 गुना बड़ा हो गया इससे। ये देखो 10 ग्लास का दिया है, फ्लेक्सी ग्लास, अलग अलग ग्लास का अलग अलग होता है। ग्लास ये कितना है 10 टू द पावर -11, ये भी इससे बड़ा हो गया, कितने गुना, कम से कम 10 गुना। सबसे छोटा ये दिख रहा है मिनिमम, तो वैल्यू लेके चीज आपको हमें फील भी करा दी कि एयर या वैक्यूम के लिए ही इसकी वैल्यू मिनिमम है, बाकी सब में इससे ज्यादा। इसमें देखो 100 गुना बढ़ गई ग्लास में, ऐसी अलग अलग मीडियम की हमेशा इससे ज्यादा। अब एक बात है कि हम कितने मीडियम का परमिटिविटी रटेंगे। वैल्यू भी बड़ी कॉम्प्लेक्स, आसान सी रट लो, ये तो रटना है, चोरी नहीं कि कोई नहीं रटना है, ये तो रटना ही है 8.85 10 पावर -10। बाकी मीडियम का नहीं रटना है, टेंशन मत लो। बाकी मीडियम के लिए एक कॉन्सेप्ट बना है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव परमिटिविटी। आप ध्यान से देखो, आप किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को एयर की परमिटिविटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। भाई इसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा। सबसे छोटी वैल्यू यही है ना, इसको अपन यूनिट बना लेते हैं, यूनिट। इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा भाई सबसे छोटी वैल्यू ये। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यही जो नंबर है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसका सिंबल होता है ER। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, आगे भी बताएंगे। अब ये है क्या रिलेटिव परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। आप चाहो तो ऐसे ही बोल सकते हो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू ER टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो यही बात मैं बता रहा था, ऐसे भी इसको याद कर लो, ऐसे भी समझ सकते हो। पढ़ लो एक बार, पढ़ लो पहले ध्यान से पढ़ लो फिर समझाते हैं। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, इसको किसी नंबर से, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इससे अपना ये इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यू याद करने का काम खत्म हो गया, है ना। मतलब इसको हम देख ले, करीब करीब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, करीब करीब नंबर निकल आएगा, करीब करीब 100 से मल्टीप्लाई किया, खत्म। तो हम हर मीडियम की परमिटिविटी नहीं याद करेंगे, हम कुछ नहीं याद करेंगे। मतलब टेबल्स में भी हर मीडियम की परमिटिविटी नहीं देखनी है, हमें क्या देखनी है, रिलेटिव परमिटिविटी। मैं आपसे पूछूं कि भैया जो घर में आपके ग्लास में दूध है, जो आप रोज रात को पीते नहीं हो, बबीता भी नहीं पीती, मम्मी से डांट खाती है, उस दूध की परमिटिविटी कितनी है? तो आप क्या बोलोगे, क्या बताएं यार, ऐसी कुछ वैल्यू होगी? आप बोल दोगे कि सर इसकी वो 70 टाइम्स है। आप बोल दोगे सर हमें उसकी परमिटिविटी नहीं पता, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी 70 है। क्या इससे इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप मेरे को बताओगे उसकी रिलेटिविटी परमिटिविटी 70 है, हम समझ जाएंगे कि 70 गुना ऑफ वैक्यूम। आप अपने बाल में जो तेल लगा रहे हो, हमने पूछा इसकी परमिटिविटी क्या, आप गए परमिटिविटी 6.3 इंटू डाटा, हमने कहा ना भैया, तुमने कहा सर इसकी परमिटिविटी 3 है, रिलेटिव परमिटिविटी तुमने बोला रिलेटिव परमिटिविटी 3 है। हम समझ गए कि ये 3 गुना ऑफ एयर है। तो ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है, टू सिंप्लीफाई। हमने एक टर्म बना लिया रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे डेंसिटी में भी ऐसा करते हैं हम लोग ना, रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं वाटर से कंपेयर करके, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वैसे कि वैक्यूम या एयर की परमिटिविटी को हमने अपनी यूनिट माना और किसी और की परमिटिविटी इसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने लगे, एक नंबर से मल्टीप्लाई करके। क्लियर? हमने कहा वाटर की परमिटिविटी कितनी है, आपने कहा 80। हमने कहा क्या, आपने कहा नहीं सर रिलेटिव परमिटिविटी 80। हमने कहा अच्छा, वाटर इसका 80 गुना ज्यादा है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस इससे 80 गुना ज्यादा देगा, मतलब वाटर दो चार्ज के बीच की फोर्स को 80 गुना ज्यादा कम कर देगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। मैं बोल दूं किसी ऑयल की परमिटिविटी 3 है, किसी ऑयल की परमिटिविटी मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 3 है, इसका मतलब वो इसका 3 गुना है। रिलेटिव परमिटिविटी 3 बताइए ऑयल की, मतलब इसकी 3 गुना, यानी वो रेजिस्टेंस वैक्यूम का 3 गुना देगा, यानी वो फोर्स एज कंपेयर टू वैक्यूम 3 गुना ज्यादा कम कर देगा। आ गया? ये है फील, ये है फील। आया सर मजा आ गया, अभी तो चुगा खा के आएगा अपन, कचा कचा कचा।
चूहा नहीं खाने का है लक्ष्य बैच में, चूहा खाना इज बैंड। ओके, यहाँ कोई भी चूहा नहीं खाएगा, ठीक। आगे क्लियर, नोट तो कर लो। इसकी यूनिट क्या होगी? अब ये सब फालतू बात मत करना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आ रहा है यार, इसको इससे डिवाइड कर दोगे, यूनिट तो कट ही जाएगी। नो यूनिट, एक नंबर है, नंबर इट्स अ नंबर। थोड़ा लिख लेंगे इसके बारे में, छाप लो तो लिखते हैं। छाप लिया, बहुत बढ़िया। ER tells us the number of times permittivity या resistance to electric field of medium with respect to vacuum और इसके भाई बहन जो भी है ना, फ्री स्पेस और नंबर ऑफ टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जितनी बड़ी, वो उतने गुना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा फोर्सेस को, और फोर्सेस उतने गुना कम हो जाएगी। ये नहीं समझ में आया, ये भी समझाते हैं। चलो मान लेते हैं दो चार्ज हैं, वैक्यूम में रखे हैं, Q1 Q2। कहां रखे हैं भाई साहब? वैक्यूम में रखे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो r। इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? फोर्स इन एयर 1/4 पाई, क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। मान लो इन्हीं दोनों चार्ज को हम किसी मीडियम में रख दें, Q1 Q2 रखे हैं किसी मीडियम में, इनके बीच में सेपरेशन अभी भी आ रहा है। अब इनके बीच में फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई। अब क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहां पे हमेशा परमिटिविटी 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 बटे r²। अगर वैक्यूम में भी और मीडियम में भी दोनों चार्ज सेम डिस्टेंस पे रखे हैं, तो जरा ध्यान से देखो, उसको इससे डिवाइड करो, F0 बटे Fm लिखो, ध्यान से देखो। So F0 बटे Fm जब डिवाइड करोगे Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन m। तो उल्टा हो जाएगा, ये बचेगा। ध्यान से सोचो, इसको इससे डिवाइड करोगे, ये मर गया, ये मर गया, 4 पाई मर गया, ये 1/एप्सिलॉन ऊपर और नीचे क्या? 1/एप्सिलॉन m। तो भाई उल्टा हो जाएगा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन। ये क्या है? हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो यार क्या इसको याद करोगे? नहीं, देखो समझो यहां से। क्या आप यहां तक समझ में आएगी? पहले देख लो। सर इतना कुछ पढ़ा दोगे, इतना भी फील नहीं चाहिए एक दिन में। पहले चलो इतना समझो, डिवाइड करके खुद से चेक करो, आराम से, इत्मीनान से, खुद से चेक किया। क्या आप अब ये बोल सकते हो कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी? मीडियम में जो फोर्स होगी वो इतने गुना कम हो जाएगी एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। मैं आपसे बोलूं किसी ऑयल की परमिटिविटी 4 है, तो यहां पे आप 4 लिख दोगे। रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, आप यहां पे 4 रख दोगे। यानी फोर्स इन एयर कितने गुना कम हो जाएगी? 4 गुना कम हो जाएगी इस मीडियम में जाके, अगर सेपरेशन सेम रखें। अभी तो मारने आर से। तो दो तरह से फील ले सकते हो। एक तो इट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स परमिटिविटी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम इज विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या दूसरे तरह से आप क्या बोल सकते हो? इट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस इन अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। लिखते हैं इस बात को। इट टेल्स ER ब्लैक से लिखते हैं, ER छी हाँ, अब सही कलर चुनेंगे। हाँ, ER tells us the number of times force between charges decreases
with respect to the force between charges in vacuum, कई जगह एयर में लिखा होगा। It tells us the number of times force between charges decreases, इसमें लिखोगे in medium with respect to the force between charges in vacuum। क्या यहां तक दिखाई पड़ रहा है आपको बोर्ड? बहुत बढ़िया। कितने गुना फोर्स कम हो गई 1/ER टाइम्स एज कंपेयर टू फोर्स इन एयर। बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। रिलेटिव परमिटिविटी जितना ज्यादा मतलब एयर से उसकी परमिटिविटी उतने गुना ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस उतने गुना ज्यादा, यानी फोर्स उतने गुना कम। कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। परमिटिविटी क्या है? रेजिस्टेंस है। सबसे कम किसकी होती है? वैक्यूम की। 8.85 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाकी किसी मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी, हमने कहा किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, मतलब वो एयर से 5 गुना ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, यानी फोर्स 5 गुना ज्यादा कम कर देगा। नोट कर लें। बढ़िया समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सवाल लगाते हैं इसके, और सवाल देखो नए तरीके लेके आए हैं। थोड़ा सा उसमें कंडक्शन कॉन्सेप्ट भी डाल दिया है सवाल में। डर लग रहा है? डरना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए इसका सवाल करें। कई बच्चे रटते चला जाते हैं, सब फील ही नहीं हुआ उनको। परमिटिविटी क्या है? रेजिस्टेंस। रिलेटिव परमिटिविटी कितने गुना रेजिस्टेंस उस मीडियम का एज कंपेयर टू एयर, कितने गुना फोर्स को कम करेगा। खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। चल क्वेश्चन आ गया। द रिलेटिव पर अच्छी कितना गंदा सवाल है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, व्हाट डू यू मीन बाय, यार सवाल करें क्या? द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? बताओ। इससे तुम ये समझते हो कि जो वाटर की परमिटिविटी है वो वैक्यूम से 81 गुना ज्यादा है, या इससे तुम ये समझते हो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो वाटर के अंदर आके 81 टाइम्स कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द फोर्सेस बिटवीन दोस टू सेम चार्जेस इन वैक्यूम। दिस मींस द परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये तो फालतू सवाल आ गया, इज 81 टाइम्स the permittivity of vacuum, है कि नहीं भाई? relative permittivity is equals to permittivity of medium upon permittivity of vacuum। relative permittivity कितनी दे रखी है? 81। permittivity of medium कौन है? water upon permittivity of air। यहाँ से permittivity of water is 81 times of permittivity of air। clear एकदम? कुछ बताने लगा ही नहीं। ER is equals to m/E0। ER की वैल्यू 81 दे रखी है, मीडियम कौन है? वाटर, नीचे एयर, परमिटिविटी ऑफ वाटर 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। या इसको ऐसे समझ सकते हो, दिस मींस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/81 times to the force between those two same charge when kept in वैक्यूम। और दोनों केस में आर क्या होगा? सेम। यही तो बात कह रहे हैं ना। दिस मीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/81 गुना 81 टाइम्स कम होगी फोर्स बिटवीन दोस टू चार्जेस केप्ट इन वैक्यूम। मैंने अभी लिखा था, क्या लिखा था? फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। एक फार्मूला ये पकड़ लो, एक फार्मूला ये पकड़ लो, खेल खत्म है। कुछ नहीं पकड़ा है तो कॉन्सेप्ट पकड़ लो। यानी फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर, नॉट मतलब एयर या वैक्यूम, डिवाइडेड बाय ईआर कितना दे रखा है? 81। फोर्स इन वाटर इज 81 टाइम्स लेस देन फोर्स इन एयर। आ गया परमिटिविटी कॉन्सेप्ट मुट्ठी में एकदम। आओ फिर सवाल करते हैं, देखते हैं कितना मुट्ठी में आया है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। अगले सवाल में थोड़ा सा कंडक्शन कॉन्सेप्ट भी है। सवाल आ रहा है, उसमें 4 ऑप्शन है, तो अब क्या करेंगे? भागना नहीं है, वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को खुद से ट्राई करेंगे। शुरू करें। उस सवाल में 2 पार्ट पहले से पूरा एकदम सस्पेंस बना दो सर, ऐसा क्या होने वाला है, विलन बताओगे क्या, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। तो उस सवाल में 2 पार्ट है और दूसरे पार्ट का आंसर ऑप्शंस में दिया। रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो, अभी सर बीच में क्या क्या, इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने पहले बता दिया था, रिलेटिव परमिटिविटी का एक और नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी बात करेंगे जब हम थोड़ा सा कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक क्या है? कोई भी इंसुलेटर, कोई भी मीडियम को एकदम टेंशन मतलब कोई भी मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस नाम से भी प्रख्यात है। कुछ इसमें बताने के लिए सवाल आ गया, पॉज करें, ट्राई करें, मैं पढ़ देता हूं। एक स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच अनदर स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। मतलब दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं और कंडक्टिंग है और स्मॉल है, मतलब पॉइंट चार्ज भी दे रखा है आपको एक तरह से, है कि नहीं? देखो कितने सही से इंफॉर्मेशन दी है आपको। स्मॉल बोला ताकि पॉइंट चार्ज है, कंडक्टिंग बोला ताकि कंडक्शन हो सके, पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच करने पे क्या होता था? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते थे, पहले लेक्चर में बताया था मैंने। अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस मतलब दोनों कैसे हो गए? आइडेंटिकल हो गए। हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, दूसरे स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इनके बीच की फोर्स निकालनी है और वो ऑप्शन नहीं है। आगे क्वेश्चन और बढ़ा, पहले टच किया, फिर चार्जेस चेंज होंगे, टच करने पे चेंज हो जाते हैं, फिर अलग अलग रखा, फिर फोर्स पूछी है 3 सेंटीमीटर दूर रखा। आगे बढ़ा, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। देखो आगे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इसका मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब इस ऑयल की जो रेजिस्टेंस है वो वैक्यूम से 2 गुना है। पूछा है तब क्या फोर्स है, तो फाइनल क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है। ट्राई करें पॉज करके, खुद से कहेंगे सभी लोग, ट्राई करेंगे। अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। बिल्कुल टेंशन मतलब, पूरा सिलेबस यहाँ कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा। आज के लेक्चर की कोई डीपीपी नहीं है, टेंशन ना लें इस बात की। कुछ भी सवाल बनेगा ही नहीं, छोटा सा टॉपिक था, जितना हो सकता था सवाल बना के दिखा दिया आज ही लेक्चर के अंदर। अगला लेक्चर होगा डीपीपी सॉल्विंग पे। अभी तक आपको 2 ही डीपीपी मिली है, एक में शायद 10-12 सवाल थे, एक में 15 सवाल थे, उसको हम लोग सॉल्व। इसके कॉन्सेप्ट में अब ये नहीं कि हर लेक्चर में डीपीपी देंगे ही देंगे, कभी ज्यादा सवाल मिल जाएंगे, 17-18 मिल जाएंगे, कभी 10 मिलेंगे, इस तरह से बैलेंस रहेगा। इसमें कुछ बना ही नहीं सकते ना, सवाल जितने हो सकते थे करा दिए। कर लिया? हाँ सर, रुके हुए थे हम तो। पॉज करो फिर से। कहाँ सर, थोड़ी बातें और करते हैं सर। बातें बहुत करनी होती तुमको, एक थोड़ा सा मैं बातूंगी टाइप का हूँ भी, तो तुम लोग उसका फायदा उठा लेते हो। आ जाओ। A small conducting sphere having a, ठीक है स्टार्ट करें। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज है उस पे 1 माइक्रोकूलम का, उसको टच कराया है अनदर स्फीयर ऑफ सेम रेडियस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 कूलम। एक और इस पे -3 कूलम, दोनों टच होंगे, है ना? जरा जरा टच, कुछ होगा नहीं ऐसा जैसा तुम सोचने लग गए। दोनों टच होंगे, अरे रे आ जाओ, दोनों टच होंगे तो क्या होगा बच्चों? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। टच होने के बाद सेपरेट भी किया ना। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड। पहले टच किया, फिर जुदाई आ गई इनके बीच में, ठीक है? तो क्या होगा बच्चों, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, अगर दोनों कंडक्टिंग है, जो कि दे रखा है कंडक्टिंग है, तो टच करने पे और आइडेंटिकल भी है, कंडक्टिंग और आइडेंटिकल भी है, तो टच करने के बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2 के फॉर्म में, बराबर से, अगर आइडेंटिकल है और कंडक्टिंग है। तो Q1 + Q2 कितना हो गया? 1 और -3 कितना हो गया? 2, है ना? Q1 + Q2/2 कितना हो जाएगा? 1 और -3 कितना हो गया? -2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 2, -2 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1 माइक्रोकूलम। यानी इस पे कितना चार्ज होगा? -1 माइक्रोकूलम, इस पे भी कितना होगा? -1। सवाल बदल गया है, किसी ने अगर 3 कूलम और 1 कूलम समझा था, 3 माइक्रो और 1, तो गलत था। सवाल बदल गया है, अब दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए हैं, इनके बीच में रिपल्शन की फोर्स होगी, और शुरू में लग रहा है कि अट्रैक्शन की फोर्स है। टच कराया, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुए, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, -2/2। अब इनके बीच की फोर्स निकालनी है व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। कर सकते हैं हम लोग ये काम, आ जाओ। एक चार्ज अपना -1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज भी अपना -1 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। बच्चों फोर्स निकालनी है, अभी कोई मीडियम बोला नहीं है, तो अपन मीडियम अपने आप क्या मान लेंगे? वैक्यूम। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब एक चीज यहाँ पे, इसको फोर्स इन एयर लिख लें, फोर्स इन एयर की बात हो रही है या वैक्यूम। अब इसमें एक गलती मत करना कि ε0 की वैल्यू रख के कर लो। अरे इस दिन के लिए तो रखवाया हुआ है आपको मैंने, K की वैल्यू सीधा K क्या होता है? 1/4πε0,
है ना एयर के लिए। इसकी वैल्यू आपको सीधा सीधा पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी दिन तो याद कराया था ये मैंने आपको। तो ये नहीं कि बैठ के फिर इसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख रहे हैं। k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी सीधा सीधा वैल्यू पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसा ये लिखा रख दो खत्म। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रटी होनी चाहिए, बट जब वो पता है तो क्यों, 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट में मल्टीप्लाइड बाय q1 कितना है बच्चों, ये -1 माइक्रो कूलम। तो माइनस प्लस तो रखते नहीं हम लोग फोर्स वाले फॉर्मूले में। 1 माइक्रो, बच्चों माइक्रो होता है 10⁻⁻6, माइक्रो इज 10⁻⁻6। ये हो गया q1 मल्टीप्लाइड बाय q2 भी सेम है, तो 1 × 10⁻⁻6 बोले सही है, डिवाइडेड बाई r कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिख सकते हैं 3 × 10⁻2 मीटर्स, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट में आंसर आ गया 3 × 10⁻2 का स्क्वायर। निकाला जाए आंसर, यहां से देखो 9 × 10⁻6 10⁻6 कितना हो गया 10⁻12, इधर 10⁻9 है, मेरे ख्याल से 10⁻3 हो जाएगा, -6 -6 12 हो गया, -12 और +9 -3, नीचे 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻4, 9 और 9 मर जाएंगे, 10⁻4 ऊपर आके हो जाएगी 10⁻+4, वहां -3 है तो फाइनली बचेगा एक 10। बोलो सही है, ऊपर 10⁻3 नीचे -4, ऊपर जाके 10⁻+4 +4 से -3 -4 10। तो फोर्स कितनी है इनके बीच में 10 न्यूटन, एकदम सही है। जरा देखो, पर ये आंसर तो है, बट एक्चुअली तो ये पूछा नहीं है, पूछा है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्स्ड इन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2। अब तो बहुत आसान है। अब कहा कि इसी चार्ज को हमने किस में डाल दिया, इसी चार्ज सिस्टम को हमने किसी ऑयल में डाल दिया, और इनके बीच की फोर्स पूछी है। तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, खत्म। यानी फोर्स इन ऑयल इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर पता है कितनी है 10 न्यूटन, और रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 2, खत्म 5 न्यूटन। एयर में निकाल लिया, फिर हमें पता है कि किसी भी मीडियम में जाओगे तो फोर्स कितने गुना कम होगी, रिलेटिव परमिटिविटी गुना। रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी 2, तो इसकी 2 गुना कम हो गई 5 न्यूटन। नोट कर लें पॉज करके, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। छाप लिया, पॉज करके छाप लें। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, हो गया। नेक्स्ट पेज, टी पे जल्दी से टेप लिया, सा आगे बढ़ो, टेप है, पॉज करके टेप है, छाप लिया, बहुत बढ़िया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करोगे क्या, बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना। ये AIEEE 2010 में आया था। AIEEE वही पेपर है जो अब तुम लोग जिसको JEE मेंस कहते हो। जमाना बदल गया, हमारे जमाने में AIEEE होता था, अब उसकी जगह AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसी जगह आ गया अब JEE मेंस। तो हम लोग, अरे हम लोग के ईयर में क्या हुआ था पता है, हमारा ही तो ईयर था पहली बार 2010, बात हुई टीचर, 2010 में ना AIEEE का पेपर लीक हो गया था। हम लोग गए थे सेंटर, मेरे घर से बहुत दूर सेंटर था, नैनी में था, नैनी यहाँ जगह, यहाँ से मेरे घर से करीब 13-14 किलोमीटर थी। तो वहाँ गए थे भैया सेंटर के बाहर, तो बैठे थे, तो पेपर स्टार्ट होना था वही कुछ 10 बजे जो भी टाइम था, याद नहीं है, बहुत पेपर होते थे। तो 10 बजे करीब स्टार्ट होना था, हम लोग बैठे सेंटर के बाहर, गेट खुल जा आधे घंटे पहले, खुला ही नहीं, 10 बजे फिर भी नहीं खुला। अब हम लोग बैठे हैं घास वास पे, सारे लड़के है ना, आज सब पता नहीं कहाँ होंगे उस टाइम, देखो। तो यही लाइफ है, ऐसे ही होता है। हम लोग ये घास वास पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, पानी वानी लेके तो जाते नहीं थे, हरकतें तो वही थी जो तुम्हारी है ना, वेट कर रहे हैं, खाने को कहाँ मिलेगा, रात भर सोए नहीं होते हैं, वही सब हरकतें गए थे। तो उसके बाद फिर अचानक से खबर आई कि पेपर लीक हो गया, कैंसिल। फिर क्या करें, फिर टेम्पो पकड़ के वापस आ गए घर, है ना, और उसके बाद पता चला पेपर हो गया 2 घंटे, अरे नहीं पेपर हुआ था, इस वाले में तो पेपर हुआ भी था। हम लोग गए थे अंदर, केमिस्ट्री के मार्क्स आंसर्स भी मार्क किए थे, मैं तो भूल गया बीच के आधे घंटे। गेट खुला, हम लोग अंदर गए, और केमिस्ट्री के आंसर्स भी मार्क किए थे, मुझे अच्छे से याद है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सवाल था कि क्लोरीन फ्लोरीन ग्रुप, वो एकदम आया था AIEEE 2010 में, उसको मार्क किया था। फिर अचानक से पेपर वापस लिया गया, आई एम सॉरी, बाहर बैठे बैठे नहीं हुआ था, फिर वापस ले लिया, चलो बाहर जाओ क्या हो रहा है। फिर घर आके पता चला री पेपर फिर हुआ,
फिर कई बच्चे घर में हैं, कई बच्चे पेपर दे रहे हैं, है ना, सीबीएसई की हालत खराब। फिर उसका पेपर फिर से एक बार हुआ। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि IEEE 2 बार हुआ था 2010 में। इंटरनेट पर पढ़ना, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेंटर के अंदर गए थे हम लोग, हमको अच्छे से पेपर बढ़ गया। चलो सर, बहुत बढ़िया कहानी थी, भगवान ने कराया ऐसा। Two identical balls each having a density rho are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. आपको liquid का ER निकालना है ना? Relative permittivity कह लो या उसी को dielectric constant कह लो, ठीक है? इस नाम से बहुत आता है dielectric constant। सवाल पढ़ लो, क्या बोला है? टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट, ऐसा एक सवाल किया है हम लोग ना पिछले लेक्चर में। कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक कॉमन पॉइंट से दो आइडेंटिकल बॉल्स को सस्पेंड किया है, ईच हैविंग अ डेंसिटी रो and suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and equal charge. In equilibrium, each string makes an angle theta. देखो यार क्या हुआ होगा ना, ऐसे एक स्ट्रिंग और ये दूसरी स्ट्रिंग से दो बॉल लटकाई गई होगी। अब बोला क्या गया है कि दोनों के पास इक्वल चार्ज भी है, सेम चार्ज है। मान लो दोनों पे प्लस प्लस चार्ज है, तो क्या होगा? स्ट्रिंग्स रिपेल हो जाएंगे। यहाँ से लटकाया कॉमन पॉइंट से, ये तो बोल रहा है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट से लटका दिया। पर हुआ क्या कि दोनों के पास क्या है? सेम चार्ज, इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज। तो ये दोनों आपस में रिपेल होंगे, और रिपेल होके क्या होंगे? थोड़े दूर चले जाएंगे। डीपीपी नंबर 2 में क्वेश्चन भी है कि इसको अगर हम लोग स्पेस में ले जाएं तो क्या होगा, है ना? तो थोड़े रिपेल होके थोड़े दूर हो गए, है ना? सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज Q है या Q है, अभी के लिए प्लस Q, और ये भी मान लो प्लस Q, पर एक जगह जाके रुक गए ना। बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब फाइनली आगे जाना बंद कर दिया। इक्विलिब्रियम मतलब मैंने कई बार बताया है बच्चों, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पे नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो फाइनली इक्विलिब्रियम में आ गए। क्यों आ गए भाई? रस्सी रोक लेगी, है ना? इधर जाना चाहते थे, रस्सी की टेंशन ने इसको रोक लिया, ये रुक गए। कहां पे रुके हैं? बताया हुआ है कहां पे रुके हैं, हमें बता रखा है कहां पे रुके हैं। मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। जहां पे रुके हैं उस टाइम स्ट्रिंग थीटा एंगल बना रही है वर्टिकल से, इधर से भी थीटा। क्यों रुक गया होगा बच्चों? स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स आ गई होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहीं कहीं बैलेंस कर रही होगी। भाई ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट की, सेम चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है। रिपेल करते हुए यहां तक आए, ऐसे फोर्स लग रही है, ऐसे फोर्स लग रही है, इसकी वजह से रिपेल हुए। पर यहां पे स्ट्रिंग में एक टेंशन आ गई, तो टेंशन का एक देखो टेंशन ऐसे बनती है ना स्ट्रिंग में, अवे फ्रॉम पॉइंट। तो टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, वो इस फोर्स को यहाँ पे बैलेंस कर लेगा, और ये किस में आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यहां तक कहानी बताई। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड। इसके बाद इसको उठा के एक लिक्विड में डाल दिया। ये IEEE 2010 का सवाल, वहीं से कहानी स्टार्ट हुई। बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। डुबाने के बाद भी एंगल नहीं चेंज हुआ। अच्छा सोचो, जब लिक्विड में डुबाओगे, सोचो जब लिक्विड में डुबाओगे तो लिक्विड की रिलेटिव परमिटिविटी होगी कुछ, है ना? तो वो क्या करेगी? इनके बीच की फोर्स को कम कर देगी। ये थोड़ा इधर आ जानी चाहिए थे, पर नहीं हुआ। यही तो सवाल है। नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड इन लिक्विड, एज अ रिजल्ट द एंगल थीटा डज नॉट चेंज। जैसे हमने डुबाया क्या होगा? ये जो रिपल्शन वाली फोर्स है थोड़ी कम हो जाएगी, तो चार्जेस पास आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। डज नॉट चेंज। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा। अरे ये क्यों दे रखा है डेंसिटी, है? लिक्विड की डेंसिटी, कोई नई फोर्स भी आ रही है क्या? अब थ्रस्ट लगने लगा, उससे कहानी बदल गई। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। तो यहां दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा यहां तक, एक केस ये बना, है ना, केस 1। एक ये बना पूरा अपना केस 1, और एक केस ये बनेगा केस 2। दोनों केस में क्या चीज सेम है बच्चों? एंगल थीटा। तो हम लोग को थीटा का कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। किया जाए सवाल को। डेंसिटी पकड़ लो, बॉल की डेंसिटी कितनी है? रो, तुम मत रो, और लिक्विड में जिसमें डाला उसकी डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। चार्ज कितना है? नहीं दिया। एंगल थीटा दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी नहीं दिया, निकालना है। शुरू करें, पॉज करके ट्राई कर लो, ऑप्शन दिए हैं, मजा आएगा। चलो करते हैं। तो पहले हम केस 1 लेते हैं। दो केस बनेंगे इसमें।
केस 1 कब? जब वैक्यूम में कहानी हुई पूरी है, जब एयर में हुई है कि नहीं यार, सेपरेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इंसुलेशन स्ट्रिंग बोथ द बॉल्स इक्वल ना चल स्ट्रिंग थीटा विद द वर्ड, उसके बाद लिक्विड डाला, कुछ दिया नहीं है तो मीडियम डेफिनेटली वैक्यूम या एयर मान लेंगे। केस 1 में क्या हुआ, चार्जेस थोड़े दूर आके इक्विलिब्रियम में तो आ ही गए, ठीक है, दोनों को मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ चार्ज लिखने की जरूरत पड़ेगी जैसे देखना, चलो फिर भी तुम, और एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। इस पे लगने वाली फोर्सेस बताओ मुझे, इस पे लगने वाली फोर्सेस बताओ, अगर ये प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, चलो मान लेते हैं, तो इसको ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे बना लें, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर, एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी का सवाल है, हिल जाएगा, अंदर नहीं जाना पड़ेगा, फोर्स इन एयर। अच्छा, और कोई फोर्स लगेगी इसके ऊपर, ये कौन सी फोर्स है, रिपल्शन वाली, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस स्ट्रिंग में बन जाएगी टेंशन। भाई हम किसको देख रहे हैं, इस चार्ज को, उसको भी देख सकते हैं, और हम क्या देख रहे हैं, चार्ज किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, ध्यान से देखो किसमें है, इक्विलिब्रियम, मतलब नेट फोर्स जीरो करनी है इस चार्ज में। क्या और कोई फोर्स लगेगी, इसका वेट नीचे की तरफ mg, ये भी तो लगेगा। क्या मास दे रखा है हमको, इक्वल मास एंड चार्ज, नहीं मास भी नहीं रखा, पर डेंसिटी दे रखी है। क्या डेंसिटी से मास बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम मान लें कि इस बॉल का वॉल्यूम जो है वो v है और इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है रो है, तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है बच्चों, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बाय डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी। आपको एक तरह से मास दे रखा है रो v के, वॉल्यूम नहीं पता है, ले लेते हैं वेरिएबल वॉल्यूम v मान लेते हैं, पर डेंसिटी दी है ना, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है, थोड़ा सा मैं सन्नाटा चला रहा थोड़ी देर, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो यानी हम mg की जगह क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो vg, देखो रो v मास हो गया, देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी रो है, इसका वॉल्यूम v मान लिया हमने, ठीक है, माना, तो क्या इसका मास हम रो v इंटू जी ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी, इस चार्ज के ऊपर प्लस क्यू पे जो एफ नेट लग रहा होगा दैट विल बी जीरो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, अब इस पे दो तरह की फोर्स है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो दोनों को जीरो करना है। अच्छा, यही टेंशन ही है जो दोनों को बैलेंस करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये टेंशन की ही फोर्स है जो दोनों को बैलेंस करके आएगी। हाँ, देखो एक टेंशन की फोर्स ये लगी टी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ध्यान से देखो, जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस तरफ बच्चों जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ का कंपोनेंट क्या होता है, उस तरफ का कंपोनेंट होता है टी कॉस थीटा, जिस तरफ थीटा होता है उधर कंपोनेंट कितना बनता है, टी कॉस थीटा, और उसके वर्टिकल में कितना बनता है, इस तरफ टी साइन थीटा। ये सब शायद सेकंड लेक्चर में कूलम्स लॉ में कराया था। चार्ज की वो देखो, इस पे एक फोर्स इधर, टेंशन इधर, टेंशन का एक कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं, इसको भी मारना है इसको भी मारना है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है चार्ज को, तो टेंशन तो ऐसे लग रही थी, तो टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा और टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा कि नहीं। अच्छा, तो क्या हम लिख सकते, नहीं समझे, टेंशन का जिधर थीटा होता है उधर टी कॉस थीटा, उसके वर्टिकल में टी साइन थीटा, ये वाला इसको मार देगा ये वाला इसको मार देगा, यहां से हम टेंशन को हटा सकते हैं, कंपोनेंट कर लिया फोर्स। अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो है यानी वर्टिकल में भी जीरो होगी और हॉरिजॉन्टल में, यानी ये इसको मारेगा, यानी कि t, पहले इसको लिखते हैं, ये इसको मारेगा, t साइन थीटा इज इक्वल्स टू वही तो मैं कह रहा था कि चार्ज रिपेल तो हुए, दोनों पॉजिटिव रिपेल होकर दूर गए, पर किसने बैलेंस कर लिया, टेंशन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इधर से वर्टिकल कंपोनेंट में देखो t cos थीटा बैलेंस करेगा इसके वेट को, दैट इज रो v g। इससे इसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, टी टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन रो वी जी। अब यहां पे रुक जाओ क्योंकि दोनों तरफ थीटा सेम है तो थीटा को बराबर कर देंगे, कहानी बन जाएगी। tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन रो वी जी लिख सकते हैं, ये से डिवाइड हुआ, ये से डिवाइड हुआ। अब केस 2 पे आते हैं।
केस 2 में थोड़ी कहानी और बढ़ेगी। केस 2 में हमारे पास एक लिक्विड आ गया जिसकी अपनी डेंसिटी सिग्मा है। क्या बढ़ेगी कहानी? अच्छा, एंगल नहीं चेंज हुआ, जबकि हो जाना चाहिए था। फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। चार्ज तो सेम है, फोर्स तो कम हो जानी चाहिए ना, क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी उससे ज्यादा ही होगी, फोर्स को कम करना चाहिए। चलो देखते हैं। एंगल पर चेंज नहीं हुआ, एक्चुअल में तो इसको पास आ जाना चाहिए था, पर एंगल चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक नई फोर्स आई अपथ्रस्ट की। अच्छा, पहले इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, एक फोर्स इधर लगी, इसको हम बोल देंगे फोर्स इन, क्या है, ऑयल है कि क्या है, वाटर है, लिक्विड है, तो फोर्स इन लिक्विड बोल दे, फोर्स इन लिक्विड, वो फोर्स इन एयर, फोर्स इन लिक्विड। और कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों? डेफिनेटली टेंशन की फोर्स लगेगी। क्या ये टेंशन वो टेंशन सेम होगा? बिल्कुल नहीं, अलग होगा। फिर भी हम टी लिख रहे हैं, पर ये मत समझना दोनों सेम है, डेफिनेटली डिफरेंट है। यहां से डैश 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 बनाओगे, यहां से एंगल थीटा बना लो, इसके लिए भी रेडी हो जाओ। इसके भी कंपोनेंट करने ही पड़ेंगे हमें। ये एंगल थीटा। अच्छा, और कौन सी फोर्स लगेगी? इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, विच इज अगेन mg। वेट चेंज हो जाएगा क्या? वेट नहीं चेंज होता। अच्छा, mg को हम क्या बोल सकते हैं? रो वी जी। अच्छा, क्या कोई एक नई फोर्स आ रही है यहाँ पे? टेंशन का कंपोनेंट कर लेंगे, चलो कर लेते हैं, टेंशन कंपोनेंट भी कर लेंगे। टेंशन का इधर कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा, जिधर थीटा होता है उधर t cos थीटा। क्या कोई और फोर्स भी है? यस, अपथ्रस्ट लगेगा यहाँ पे, अपथ्रस्ट लगेगा बच्चों। अपथ्रस्ट का बच्चों जो फॉर्मूला होता है, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है, वो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू g। अब यहाँ पे पूरी पूरी बॉल अंदर इमर्स की है, बोला ना, क्या बोला है? नाउ बोथ द बॉल्स आर इमर्स्ड, यानी पूरा वॉल्यूम अंदर चला गया। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बच्चों होता है डेंसिटी किसकी? फ्लूइड की या लिक्विड की, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, जितनी अंदर गई है, यहां पूरी अंदर गई है, मल्टीप्लाइड बाय g। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, यहां पूरी बॉडी अंदर गई है, तो यहां अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड, पूरी पूरी बॉडी अंदर गई, v इनटू g। तो एक और फोर्स, अच्छा अपथ्रस्ट किधर लगेगी? अगर लिक्विड ऐसे है तो अपथ्रस्ट अपना ऊपर की तरफ लगेगी, एक और फोर्स लगेगी विच इज अपथ्रस्ट। इसी की वजह से कुछ कहानी में चेंज हुआ है, इसी वजह से एंगल सेम रह गया। अब फिर से इस चार्ज को हम किस में रखेंगे? इक्विलिब्रियम में। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या करेंगे? 0। तो पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें, इस तरफ t sin थीटा, इस तरफ फोर्स ऑन लिक्विड, फोर्स ऑन दिस चार्ज इन द लिक्विड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब वर्टिकल फोर्स जब बराबर करोगे तो इस तरफ एक फोर्स एक्स्ट्रा आई है, अपथ्रस्ट, यानी ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस करेंगे, टेंशन कम हो जाएगा। इस वाले से इसमें टेंशन कम रहेगा। अच्छा सवाल ये भी बना सकता है एग्जाम में, जे एडवांस सवाल बना सकता है, इसका टेंशन टी डैश बोल दे, इसका टी बोले, किसका टेंशन ज्यादा, इसका टेंशन कम हो जाएगा क्योंकि अपथ्रस्ट भी सपोर्ट में आ गया है। तो इधर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी टी cos थीटा प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट mg, यानी रो vg। अपथ्रस्ट को क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा vg, उधर जाके माइनस कर लो, t cos थीटा इज इक्वल्स टू रो vg माइनस अपथ्रस्ट सिग्मा vg बोल सकते हैं। रो vg माइनस सिग्मा vg, क्या एक पेज और है हमारे पास? हाँ, बहुत बढ़िया, रो vg माइनस सिग्मा vg। ये हो गई फिर से हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4 मान लो। फिर से 3 से 4 को डिवाइड कर दो, सेम कहानी है, 3 डिवाइड बाई 4 सेम कहानी होगी। ये इससे डिवाइड करोगे, t से t, ये टेंशन अलग है पर फिर भी कट तो जाएगा यहां से, t से t कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा इज इक्वल्स टू फोर्स इन द लिक्विड डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, रो vg माइनस सिग्मा vg। एक ये आ गया। अब दोनों तरफ एंगल सेम है, दोनों तरफ tan थीटा सेम होगा, मतलब ये वैल्यू सेम होगी, इनको इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। नोट कर लो, छाप लो, पॉज करके नोट कर लो। कहानी समझ में आई? टेंशन उसमें कम हो जाएगी। व्हाई? क्योंकि अपथ्रस्ट आ गई। अपथ्रस्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, पूरा इमर्स्ड है तो v इनटू g। अच्छा सवाल बन सकता था दैट दीस चार्ज आर हाफ इमर्स्ड इन द लिक्विड, तो वहां पे v/2 हो जाती, पूरी कहानी बदल जाती।
दिमाग लगाते रहो, v/2 भी हो सकता है, पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। चले पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके कर लिया। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ tan थीटा बराबर है। इस तरफ से tan थीटा आ रहा है F0 अपॉन रो Vg, उस तरफ से tan थीटा आ रहा है FL अपॉन रो Vg माइनस सिग्मा Vg। मेरे ख्याल से Vg कैंसिल हो जाएगा, Vg F0 अपॉन रो इज इक्वल्स टू FL अपॉन रो माइनस सिग्मा Vg कैंसिल। अच्छा, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? अगर हमें इसका फॉर्मूला चाहिए ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, कहीं ये तो नहीं होता फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर, या ऐसे याद होगा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, इतने गुना कम हो जाती है। मिल गया। यहां से देखो फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू, क्या वैसे पहले अलग से निकाल लेते हैं, नहीं समझ में जाओगे, यही तो होती है ना रिलेटिव परमिटिविटी, फोर्स इन मीडियम अपॉन, सॉरी पहले अलग लिख दिया क्या? हाँ, आई एम सो सॉरी। माफ करना, थोड़ा मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हाँ माफ करना, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया ना। ये होता है ना फोर्स इन मीडियम फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। ये होता है ना कि एयर में फोर्स कितने गुना ज्यादा है, मीडियम में तो कम होगी। हाँ, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर। अब ये तो याद है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एयर से कितना गुना कम। यहां से ER क्या होगा? F0 अपॉन FM। सो वी नीड F0 अपॉन FM। क्या यहां से F0 अपॉन FM आ सकता है? बिल्कुल, FL को इधर ले आओ। F0 अपॉन फोर्स इन लिक्विड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, एंड दिस इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। क्लियर? ऑप्शन देखो, रो अपॉन नहीं, रो अपॉन रो माइनस रो अपॉन। तो जिसको जो छापना हो छाप ले। मैं ब्रेक ले लेता हूं यहाँ पे, पॉज मतलब ब्रेक मतलब रुका हूं, पॉज, छापो 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 छापो, हो गया 1 2 3 4, चलो पॉज, छापो छापो छापो। अभी आपके पॉज करने पे नीचे से कुछ निकल आता है, वो भी खत्म हो जाएगा जैसे ही फुल ये वाला इशू सॉल्व होगा, वीडियो क्वालिटी वाला। छाप लिया, पॉज, 1 2 3 4 5, छाप लिया, 1 2 3 4 5। चलो अब आते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट पे, जो कि YouTube पे नहीं मिलेगा, जो आप लोग बार बार बोल रहे हो यार ऐसा कुछ होता नहीं है यार, बंदा वही है ना, फिजिक्स वही है। डेफिनेटली इंसान जब दूसरी बार पढ़ाएगा तो बेटर से बेटर पढ़ाएगा। इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, अब ये नया कॉन्सेप्ट आया, क्यों पढ़ रहे हैं ये? रुक जाओ, ये सवाल बता दो, ये सवाल हो जाए तो छोड़ जाओ छोड़ दे। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, इनके बीच में थोड़ा सा बीच में मीडियम रखा है, पूरे में नहीं। अगर पूरे में रखा होता तुम सवाल अभी हिला देते। Q1 Q2 इनके बीच में T थिकनेस का, ER रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम है, फोर्स पूछता आप बोलते F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 बटे यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है T का स्क्वायर, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन ऑफ एयर। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर देते 1/4 पाई ER इनटू E0 Q1 Q2 बटे T स्क्वायर, और सो जाते घर जाके बढ़िया एकदम। यही तो होगी ना फोर्स, ये कोई मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, कोई मीडियम है, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी ER, थिकनेस T है, आप बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 T स्क्वायर। एप्सिलॉन m क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स एयर की परमिटिविटी, और उसको उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं और सवाल तुरंत हो जाता है ये तो। पर भाई साहब यहाँ मीडियम थोड़े से पार्ट में है, पूरे में नहीं है। सर इसकी फोर्स निकाल के इसकी फोर्स को उसमें ऐड कर दें, या इसकी फोर्स निकाल के उसकी फोर्स को माइनस कर दें, नहीं आ रहा सर। अब समझे, पूरे में नहीं है, R माइनस T में वैक्यूम है, R माइनस T में वैक्यूम है, और T में ये है। इस सवाल को कैसे खिलाओगे यार? पूरे में होता तुम बता देते कि सर मीडियम लगा, मीडियम की परमिटिविटी रख दो। पूरे में वैक्यूम होता तो बोलते सर एप्सिलॉन नॉट रख के खत्म कर दो, उड़ा दो। थोड़े में मीडियम है, थोड़े में वैक्यूम है, क्या करें? फोर्स को जोड़ दें? नहीं, सोचो 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 सोचो। इसी के लिए पढ़ना पड़ेगा इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। सोचो, आराम सोचो, कुछ लग रहा है? क्या करोगे यार? सोचो। सर मीडियम में इतनी फोर्स होगी इतने पार्ट की, और इतने पार्ट की सर T के लिए ये लिख लेते हैं,
अच्छा, और ये हो गई सर मीडियम की, और सर एयर के लिए लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन सर वैक्यूम में कितना डिस्टेंस है R माइनस टी का होल स्क्वायर, और दोनों फोर्सेस को जोड़ देते हैं एकदम गलत, एकदम गलत, दो फोर्सेस को जोड़ देते हैं, एकदम गलत। तो कैसे करेंगे सर, आओ देखते हैं। इसी के लिए पढ़ना है आपको इक्विवेलेंट डिस्टेंस का। इसको मिटाते नहीं, लौट के आओगे तो हंसोगे अपनी कहानी पे। यही सोच रहे थे ना, मतलब मैं तो यही सोचता हूँ मैक्स टू मैक्स कि इसका फोर्स निकालते हैं, फिर इसका फोर्स और ऐड कर देते हैं। अब देखो हम क्या चाहेंगे ना ऐसे सवाल को कि किसी एक मीडियम में सॉल्व करें। हमारे पास जो फॉर्मूला बना है उसमें या तो हम एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं या एप्सिलॉन एम रख सकते हैं। तो हम इस पूरे सवाल को कन्वर्ट करेंगे किसी एक मीडियम में। अब है कॉन्सेप्ट ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। एक काम करते हैं, मान लो अपने पास दो चार्ज है Q1 Q2 और वो d डिस्टेंस पे रखा है किसी मीडियम पे, डिस्टेंस इन मीडियम। इनके बीच की फोर्स कितनी होगी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यस, Q1 Q2 अपॉन d ऑफ मीडियम का स्क्वायर। बोलो सही। अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि इसी का हम वैक्यूम में इक्विवेलेंट निकाल लें। हम इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लें किसी मीडियम में है, हम इसका वैक्यूम इक्विवेलेंट निकाल लें। मतलब अगर इसी चीज को हम वैक्यूम में लेके आए तो फोर्स बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। पर हम चाहते हैं फोर्स सेम रहे, मतलब इसी कहानी को हम वैक्यूम में समझ सकें, कुछ ऐसा करें कि EM ER गायब होके E नॉट आ जाए। तो यार यहां से यहां आने में क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू बोलो, अरे बोलना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कम हो रही है, फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। पर हमें संभालना है, हमको फोर्स की वैल्यू वही रखनी है, हमको इसका इक्विवेलेंट फील नहीं आएगा इसका, फिर मजा क्या एक्सक्लूसिव कंटेंट का। हम ये कह रहे हैं जब हम यहां से मीडियम से वैक्यूम में आ रहे हैं तो क्या होगा, इसकी वैल्यू घट जाएगी जिसकी वजह से फोर्स बढ़ जाएगी। पर हम चाहते हैं फोर्स वही रहे, वही सिस्टम हो। तो यार फोर्स वही रखने के लिए ये तो घट ही रहा है। अगर डिस्टेंस को बढ़ा दे तो फोर्स वापस कम हो जाएगी और शायद बैलेंस हो जाए। एक बैलेंस बनाना है। E की वैल्यू इधर आने पे कम हो रही है जिसकी वजह से फोर्स बढ़ रही है। ये एप्सिलॉन नॉट मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा, फोर्स मैक्सिमम होने लगेगी। पर हम चाहते हैं फोर्स वही रहे, वही सिस्टम यहां दिख जाए किस तरह से, कुछ ऐसा बैलेंस करें। तो हम अगर डिस्टेंस को बढ़ा दें तभी तो नाम है इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। इसी सिस्टम का एक इक्विवेलेंट डिस्टेंस वैक्यूम में बना सकते हैं। Q1 Q2 थोड़ा दूर हो गए, डिस्टेंस बढ़ जाएगा कि नहीं, डिस्टेंस इन वैक्यूम। क्या डिस्टेंस बढ़ाने के बाद आप फोर्स पर, आप देखो समझाने को ऐसा हम यहाँ पे dv लिखते, फॉर्मूला लिखते, दोनों तरफ की फोर्स को इक्वेट करते, खेल खत्म करते, समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि यही सिस्टम यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए, ये जो फोर्स आ रही है यही फोर्स इसमें आ जाए। हमको इसमें पढ़ना नहीं आ रहा है, हम कहते हैं हमको वैक्यूम में पढ़ाओ। तो टीचर ने सोचा क्या करें यार, वैक्यूम में जाते ये घट जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगी, पर ये बच्चा चाहता है कि सारी कहानी सेम रहे। तो हम एक बात ये बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है ये वैक्यूम में जाके बढ़ जाता है और उसी डिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे फोर्स निकाल लो। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इन वैक्यूम का स्क्वायर। अब दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंट सिस्टम बनाया है। दोनों फोर्सेस सेम होनी चाहिए क्योंकि इक्विवेलेंट सिस्टम। हमने कैसे मैनेज किया, E की वैल्यू कम की तो हमने dv को बढ़ा दिया। अब दोनों फोर्सेस को आप इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन dm का स्क्वायर, dm मतलब डायरेक्ट मैसेज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन dv का स्क्वायर। Q1 Q2 मर जाएगा, 4 पाई मर जाएगा। सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, dv का स्क्वायर, ध्यान से कैसे लिख रहे हैं, dv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m ऊपर आया, एप्सिलॉन नॉट नीचे रखो, एप्सिलॉन नॉट इनटू dm का स्क्वायर। बोलो सही लिखा है, इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए, एप्सिलॉन m को भी इधर ले आए, सही लिखा है। dv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू dm का स्क्वायर। अच्छा, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों किया, सभी समझ गए होंगे, क्या बन जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। सो वी कैन राइट dv का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स dm का स्क्वायर। dm डिस्टेंस इन मीडियम, dv डिस्टेंस इन वैक्यूम।
यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो dv की वैल्यू आएगी दैट विल बी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, अंडर रूट रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम। डेफिनेटली वैक्यूम में जो वैल्यू आएगी डिस्टेंस की वो इससे ज्यादा है, देखो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है जो कि 1 से बड़ा नंबर होगा। क्लियर है? यहां से आ जाने पे एप्सिलॉन नॉट घट रहा था, हम चाहते थे सेम सिस्टम रिफ्लेक्ट हो, फोर्स उतनी ही रहे, सब कुछ वैसे ही हो, वहां स्टडी कर लें, तो हमने कहा डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम, किसी मीडियम का इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम। फोर्स को बराबर किया, डाडा 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 डाडा, ये क्या बना, डाडा डाडा यार, फिर हमने बोला अंडर रूट करो। सो दिस इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम एंड दिस इज द डिस्टेंस इन मीडियम। क्लियर है? आगे बात समझ में? इसी सवाल को आप यहां भी सॉल्व कर सकते थे। आप क्या करोगे, यहां पे क्या रख दो, अंडर रूट ई आर इंटू डी एम, सेम कहानी आ जाएगी। छापे इक्विवेलेंट डिस्टेंस इन वैक्यूम का क्या फॉर्मूला है, dv इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई आर इंटू डी एम। अभी भी अगला सवाल हिलाने में हालत खराब होगी, बढ़िया सवाल है। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लिया, फोर्स सेम आ गई, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई आर टाइम्स ऑफ टी, बराबर डीएम के बराबर नहीं रहेगा, उससे बड़े। आए सवाल पे, छाप लिया, 1 2 3 4 5 चले, ओके सॉरी ओके। अब देखो तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे, मेहनत बर्बाद सर, तो बहुत बेवकूफी कर रहे थे हम लोग, है ना, इसकी फोर्स नहीं। अब दिमाग लगाओ, अभी भी ये सवाल आसान नहीं हुआ, इसमें वैक्यूम भी है और इसमें मीडियम भी है, दोनों कॉमन। तभी सवाल, अगर सिर्फ मीडियम देता तो भी तुम कर ले जाते। अब सवाल अच्छा बना। अब एक बात बताओ, क्या हमको इस डिस्टेंस को रिप्लेस करके वैक्यूम का डिस्टेंस डाल देना चाहिए? इस टी की जगह हम वैक्यूम का डिस्टेंस डाल दें, यानी यहां से अगर हम इसको हटाकर इसकी जगह इतनी जगह में ही हम वैक्यूम भर दें, इसी की जगह पे हम वैक्यूम भर दें, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई आर टाइम्स ऑफ टी हो जाएगा। ये तो है, dv इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम, डिस्टेंस वैक्यूम अंडर रूट ई आर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इन मीडियम। सिर्फ यही तो हटाना है, पूरा क्यों हटा हो गया, पूरा वैक्यूम है ये, सिर्फ इसको हटाते हैं। इतने t की जगह क्या हम वैक्यूम अगर रख दें तो हमें ये लिखना पड़ेगा, जो इसकी लेंथ है that will not remain t, that will become under root er times of t, सिर्फ अंडर रूट में er रहेगा। ये तो रिप्लेस किया, अब पूरा सिस्टम किसमें हो गया, वैक्यूम। भाई ये भी वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम है, और इसको भी आपने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया। दिस इज वैक्यूम, इसको आपने वैक्यूम में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सीधा वैक्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, क्या लगा सकते हो, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने इसको भी इसका इक्विवेलेंट वैक्यूम बना दिया। कुछ नहीं करना, बस इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी वैक्यूम। अब देखो आगे देखो, Q1 Q2 अपॉन, अब डिस्टेंस बताओ, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या रखा जाए यार, इतनी चीज तो वैक्यूम में श्योर है, इतनी चीज वैक्यूम में श्योर है। ये कितना डिस्टेंस हो गया, R माइनस टी, ये हटाना है ना, R माइनस, समझो आराम समझो, पहले इसमें से इसको हटा दिया तो बचा हुआ तो वैक्यूम ही है, तो पहले नीचे लिख लिया R माइनस टी, ये तो वैक्यूम ही है, R में से टी हटा के वैक्यूम। नया कितना डिस्टेंस क्रिएट हो गया वैक्यूम का, अंडर रूट ई आर टी प्लस अंडर रूट ई आर टाइम्स ऑफ टी का होल स्क्वायर, ये है टोटल डिस्टेंस। नहीं आया, बता के जाएंगे, टेंशन नहीं लो। क्या बोला मैं, जो टोटल डिस्टेंस बनेगा, जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा, देखो ये तो वैक्यूम था ही, यानी R माइनस टी में तो वैक्यूम है ही, और इसको हटा दिया तो t तो माइनस कर दिया, और इसकी जगह ये नया डिस्टेंस क्रिएट हुआ, एंड दैट विल बी द फोर्स। क्लियर हुआ, बढ़िया सवाल। चलिए इसको बढ़िया से रिवीजन करिएगा, इसके आप नोट्स डाउनलोड करिएगा। आज कोई डीपीपी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डीपीपी सॉल्व करेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।